तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। मैंने बुढ़िया से पूछा कि आपको इतना कैसे मालूम और वो मेरे दोस्त के परिवार वालों से क्यों बदला ले रही है, क्योंकि बानी को जिंदा जलाने वाला उसका जेठ कोई और नहीं, तुम्हारे दोस्त मनोज के पिताजी हैं और पति उसके चाचा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने पूछा कि कैसे यकीन करूं आपका। उसने बोला क्योंकि बानी मैं ही हूँ। मेरा सर चकराने लगा कि एक औरत जो मुश्किल से मुझसे 2 फुट पर बैठी है वो खुद को मरा हुआ बता रही है। मेरे शरीर में एक कपकपी सी छूट गई। बानी ने कहा कि बीना के रास्ते में आने की गलती मत करना, नहीं तो तुम भी पछताओगे। इतना कहते ही वो हवा की तरह मेरे शरीर से होकर निकल गई। मैं पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए, मगर तब तक वो जा चुकी थी और जो घर कुछ देर पहले आबाद था वो जला हुआ एक उजड़ा घर है। यह निडीर का घर था। उसके घर में बहुत तलाशी के बाद मुझे किस्मत से निडीर, उसकी पत्नी और बीना की एक तस्वीर मिली जो उसने अपने बक्से में रखा था। वो तस्वीर देखकर सब साफ हो गया और मैं समझ गया कि मेरा दोस्त एक बड़े संकट में है और उसकी मदद के लिए मैं उसके घर की तरफ निकल गया। रवि तेज कदमों से मनोज के घर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उसे इस बात का खबर हो गया था कि मनोज की जान वाकई खतरे में है। बानी की कही हुई एक एक बात उसे याद आ रही थी कि बीना अब किसी को नहीं छोड़ेगी। मनोज के घर पहुंचते ही रवि मनोज के पास उसकी सलामती देखने पहुंचा। मैंने मनोज को जगाकर पूछा कि घर के बाकी लोग कहाँ हैं। उसने बताया कि पिताजी ड्राइवर के साथ उस बाबा को बुलाने गए थे और मेरे देखरेख के लिए चाचा और चाची को बोला है। हम चाचा के कमरे में गए तो वहाँ सिर्फ चाचा ही थे। हमने उनको साथ लिया और बाबा के पास जाने के लिए निकल गए, मगर रास्ते में हमें मनोज के पिताजी की गाड़ी मिली। उसमें ड्राइवर बेहोश पड़ा हुआ था, मगर मनोज के पिताजी कहीं नज़र नहीं आए। हम समझ गए कि डायन उन्हें उठा ले गई। मैंने चाचा जी को बोला कि आप ड्राइवर को अपने साथ ले जाइए और उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उन बाबा को यहाँ लेते आइएगा। उस डायन को आज ही ख़त्म किया जाएगा। चाचा ड्राइवर को साथ में बैठाकर दूसरी गाड़ी में निकल गए। मैं और मनोज अंकल जी को जंगल में खोजने लगे। उसी बीच मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। सच्चाई सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगा। वो रोने लगा कि जिनको वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझता था वो उसके पापा, उन्होंने इतना घटिया काम किया। मगर पिता भी तो अपने थे। उसने बोला कि उनको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़े तो मैं ये भी करूँगा। मुझे अपने दोस्त पर गर्व था। आधी रात हो चुकी थी और न जाने क्यों चांद धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे किसी ने उस पर खून चढ़ा दिया हो। यह सब देखकर हम दोनों थोड़ा डर गए थे, मगर हमने अपनी खोज जारी रखी। थोड़ी देर बाद हम जंगल के बीचों बीच में पहुंच गए। वहां हमें अजीब सा अशोक का पेड़ मिला। बाहर से तो वो बहुत मोटी खाल मगर खोखला था। उस पेड़ के तने के पास एक बिल बना हुआ था, मगर वो बिल बहुत ही मोटा था, जिसमें कोई भी आदमी आसानी से चला जाए। बचपन में सुना था कि पेड़ों में बिल बनाकर परियां रहती हैं, मगर जो मैंने देखा वो तो कोई डायन थी। हम दोनों अपनी जान बचाकर एक झाड़ियों के पीछे छुप गए और उस डायन के जाने का इंतज़ार करने लगे। वो डायन बिल में से निकली और चारों ओर देखने लगी। उसे शायद हमारे होने का अंदाज़ा हो गया था। कुछ देर वो रुकी और फिर वो चली गई। उसके जाने के बाद हम भी जंगल से घर की तरफ भागे और चाचा का इंतज़ार करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद चाचा उन बाबा को लेते आए। बाबा बहुत ही तेजस्वी लग रहे थे। उनके माथे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की रात चंद्र ग्रहण है। उस डायन के लिए आज की रात के कुछ घंटे जब तक चंद्र ग्रहण है तब तक मनोज की जान को खतरा है। लेकिन बुरी बात यह है कि चंद्र ग्रहण खत्म होने में अभी भी 3 घंटे बाकी हैं और उसी के बाद हम पूजा शुरू करेंगे और उस डायन को ख़त्म करेंगे। मैंने बीच में टोकते हुए बोला कि बाबा, हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम जानते हैं कि वो डायन कौन है और जंगल में कहाँ रहती है। सभी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? मैंने कहा, वो डायन इसी गांव की है। चाचा ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, बताओ कौन है वो? अभी उसे बीच गांव में जिंदा जला देंगे। मैंने कहा, ठीक वैसे ही जैसे अपनी पहली पत्नी को आपने जलाया था। इस बात पर वो शर्म के साथ चुप हो गए। मैंने बताया कि उसका असली नाम बीना है और दूसरा नाम लाडो, आपकी दूसरी पत्नी।
सभी चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। चाचा ने मेरा गिरेबान पकड़ा और घर से बाहर निकाला और ये बोला कि क्या सबूत है तेरे पास। मैंने बोला कि आपका अपंग होना आप जानते हैं कि किसी डायन ने किया था और कोई भी किसी डायन के काले जादू को तोड़ नहीं सकता सिवाय कोई बाबा या डायन के। आपको आपकी दूसरी पत्नी बीना उर्फ लाडो ने ठीक किया है क्योंकि काला जादू उन्हीं का था। बीना निडर की बेटी है और उनके बचपन की फ़ोटो मैंने निडर के घर में देखी है। लाडो जी का चेहरा बीना से बहुत मेल खाता है। हम बात कर ही रहे थे कि कमरे से लाडो चाची निकली। उनके निकलते ही सब कोई उन्हें डर के देखने लगा। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम सबको सब पता चल गया। चाचा ने पूछा कि क्या रवि सही बोल रहा है, क्या तुम्ही ने सनोज और भुवन को मारा है और मेरा बड़ा भैया कहाँ है, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा डायन। इतना कहते ही वो बीना की ओर उसे मारने के लिए बढ़े कि इतने में ही बीना ने उनको पकड़ा और उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। बाबा ने मुझे इशारा किया कि मैं मनोज को घर के अंदर बने मंदिर में ले जाऊं। इधर बाबा ने एक पोटली में से राख निकाली और बीना पर फेंक दिया। बीना उसकी जलन से तिलमिला उठी और मेरे पर झपटा मारा। मैंने उसके आंखों में बदले की आग देखी, तड़प देखी। उसकी आंखें मेरे से मदद मांग रही हो जैसे, मगर कैसे मैं उसे अपने दोस्त को सौंप दूँ। तभी बाबा ने दोबारा उस धोनी को बीना पर फेंका और वो जंगल की तरफ भाग गई। बाबा ने कहा कि आज की रात वो अपनी आखिरी बलि मनोज को देकर अपने माँ बाप को दोबारा जिंदा करेगी। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने में केवल आधा घंटा बचा था। तभी बाबा ने अपने चारों ओर आटे का घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर मनोज और मुझे रहने को बोला। उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में उस घेरे के अंदर से निकलना नहीं। इतना कहकर बाबा ध्यान में लीन होकर मंत्र पढ़ने लगे। इधर चंद्र ग्रहण खत्म होने वाला था और बीना हर वो काम कर रही थी जिससे मनोज घेरे से बाहर आ जाए, पर हम दोनों बाबा के कथनानुसार उसी घेरे में बैठे थे। तभी हमें मनोज के पिताजी की आवाज़ सुनाई दी। वो मनोज की मदद के लिए उसे आवाज़ लगा रहे थे। मनोज एकदम से उठा और उस आवाज़ के पीछे भागा। वो घेरे से बाहर भागा। मैं भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। तभी बीना ने एक नुकीला भाला मनोज की मृत्यु के लिए उस पर चलाया, मगर चाचा ने बीच में कूदकर मनोज की जान बचा ली और कहा कि उन्हें और अपने पिताजी को माफ़ करना, यह मुसीबत उन्हीं की वजह से आई है। मनोज उन्हें एक टक देखता रहा। तभी मैं तुरंत मनोज का हाथ पकड़कर उसे घेरे के अंदर लेते आया। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने ही वाला था। बाबा ने अब अपनी आंखें खोली और एक मंत्र पढ़कर उन्होंने अग्नि कुंड में वही भभूति फूंक दी और हम सभी जंगल के बीचों बीच उसी अशोक के पेड़ के पास आ गए। बाबा ने बोला कि इस पेड़ की गहराई में ही इस मसले का हल है। चंद्र ग्रहण अब खत्म हुआ और बीना एकदम से पागल हो गई। उसने अपनी शक्तियों से आंधी का झोंका उठा दिया। हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए, मगर हम सभी को एक दूसरे की आवाज़ आ रही थी और साथ ही साथ उस डायन की। वो हंस रही थी और उसने कहा कि अब हम सभी को वो ख़त्म कर देगी। इतना कहकर उसने बाबा को पकड़ लिया। मैं समझ गया था कि मेरी मृत्यु अब नज़दीक है, मगर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि एक आखिरी कोशिश अपने दोस्त को बचाने की। इधर वो बाबा का गला दबा रही थी और मैंने हवन कुंड में से एक आग की लकड़ी उठाई और उस पेड़ को खोजने लगा उन आंधियों में। और किस्मत शायद मेरे साथ थी कि मुझे वो पेड़ मिल गया। मैं उस पेड़ के बिल में से घुसकर नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि निडर और बानी की आधी जली और सड़ी लाश नीचे थी। और फिर मैंने वो किया जिससे ये सब शुरू हुआ था। मैं ऊपर आ गया और मैंने देखा कि बाबा ने उसे अपने मंत्र से काबू कर लिया है। मैंने बोला कि बाबा, इस पेड़ के नीचे इसके माँ और पिताजी की लाश है। इस पेड़ को जलाकर इस कहानी को ख़त्म करते हैं। बाबा ने इसकी इजाज़त दे दी। बीना चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा और माँ काली का नाम लेते हुए वो जलती हुई लकड़ी को उस पेड़ पर फेंक दिया। वो बाबा की कैद से खुद को आज़ाद की और जलते हुए उस पेड़ में समा गई। और इस तरह से मेरा दोस्त उस डायन के बदले से बच गया। आज 10 साल हो गए इस घटना को। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त मनोज का फ़ोन आया और उसने कहा कि यार रवि, जानते हो ना, आज के ही दिन मैंने अपने पिताजी को खोया था 10 साल पहले, मगर आज वो वापस आए हैं। उनको उतना कुछ याद नहीं है, बस गांव का ही नाम याद था। तो एक महिला उन्हें यहाँ तक ले आई है। पिताजी की देखभाल अब वही करेगी। और जानते हो उसका नाम क्या है? बीना।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।